वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। एक कन्नड़ कहानी पेश करेंगी मंजू वेंकट। नया अदब के आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके बीच कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर गोरूरू रामास्वामी अयंगर की एक कहानी का हिंदी तर्जुमा पढ़ने जा रही हूँ और इस कहानी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर प्रभाशंकर प्रेमी ने किया है। और ये कहानी जो है बड़े ही दिलचस्प अंदाज में लिखी गई कहानी अपने समय और समाज के यथार्थ को बहुत ही आसानी के साथ और हास्य और विनोद का पुट लिए अपने पाठकों को बांधे रखती है। और इस कहानी की खासियत ये भी है कि इस कहानी के अंत में एक सवाल वो राइटर जो है हमारे सामने रखता है और सवाल का कोई जवाब इस कहानी में नहीं है। ये एक ऐसा सवाल छोड़ के जाती है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है, अनुत्तरित प्रश्न है। और ये कहानी के आखिर में बड़ी मज़ेदार कहानी है। हम सब ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैल सुनी होगी, पढ़ी होगी। ये भी कहानी इसका उन्वान रखा है अदालत में विजयी बैल। अदालत में विजयी बैल, आनंद लीजिए। विद्याशंकर महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित बेंगलोर के अखिल भारतीय चरखा संघ खादी वस्त्रालय में व्यवस्थापक थे, यानी मैनेजर थे। देश के विभिन्न भागों से खादी वस्त्रों को मंगाकर उन्हें बेचना उनका काम था। खादी के कपड़े के गट्ठे रेलगाड़ी में रोज बेंगलोर आते थे। मैं ये बताऊं कि ये जो राइटर हैं डॉक्टर गोरूरू रामास्वामी अयंगर, 1904 की पैदाइश और 1991 में इनकी मौत हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस दौर में लिखी होगी। तो रेलवे स्टेशन से उन्हें वस्त्रालय आने के लिए बैलगाड़ी वाला मुसलमान पहले से ही नियुक्त था। पिछले मैनेजर ने दूसरे वस्त्रालय में तबादला होकर जाते समय मुसलमान कादिर की सिफारिश करते हुए कहा था, खादी पवित्र कार्य है, इसके लिए सात्विक लोगों का संपर्क ही चाहिए। गाड़ी वाला कादिर बड़ा ईमानदार है और उसका सबसे अच्छा गुण यह है कि वो पियक्कड़ नहीं है। तो कहानी आगे बढ़ती है। मालगाड़ी में गट्ठे आते और उसकी रेलवे रसीद वस्त्रालय के व्यवस्थापक को रजिस्टर्ड डाक से आती थी। रसीद में नमूदित रेल कर और रसीद को कादिर के हाथ देकर विद्याशंकर स्टेशन भेज देते। कादिर गट्ठों को छुड़ाकर अपनी गाड़ी में वस्त्रालय लाता और गट्ठे के लिए 8 आने के हिसाब से भाड़ा लेकर हिसाब करके चला जाता था। बेंगलोर की खादी की दुकान में शुरू से ही प्रारंभ से ही यही चलता था और विद्याशंकर भी इसी का अनुसरण करते रहे। वस्त्रालय में सर्दी के मौसम में कश्मीर से ऊनी कपड़े विशेष रूप से आते थे, उनको शीघ्र मंगाना था। रिवाज के विरुद्ध विद्यासागर ने उन्हें रेलवे पार्सल से मंगाया। पार्सल का मूल्य 200 रुपये हो गया। सामान्यतः सभी गट्ठों को मालगाड़ी से मंगाते थे, रेल भाड़ा कभी इतना महंगा नहीं हुआ था। कादिर के हाथ में रेलवे रसीद देते समय विद्याशंकर को लगा कि पहले कभी भी कादिर के हाथ रेल भाड़े के इतने सारे रुपए नहीं दिए थे। उस दिन दोपहर को कादिर गट्ठों को लेकर नहीं आया। यदि गट्ठे ना मिले तो अगले दिन कादिर आकर मिलता था, इसलिए विद्याशंकर को उसके बारे में चिंता नहीं हुई। अगले दिन भी जब कादिर गट्ठों को लेकर नहीं आया, तब उस दिन इतवार होने से पार्सल कार्यालय बंद रहा होगा, ऐसा समझकर विद्याशंकर चुप थे। सोमवार के दिन भी जब कादिर ना आया तब विद्याशंकर चिंतित हुए। रेलवे स्टेशन में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि पार्सल तो 4 दिन पहले ही आकर पड़े हैं। समय पर ना ले जाने से विलंब दंड यानी कि लेट टैक्स भी देना पड़ेगा। डेमरेज। अब वो तुरंत कादिर का पता लगाने निकले। कादिर कहाँ रहता है इसका भी उन्हें पता नहीं था। वस्त्रालय के नौकरों को भी उसका पता मालूम नहीं था। आखिर वस्त्रालय के किसी दर्जी से पता चला कि कादिर मार्केट के पीछे से रोज गाड़ी हाँकता जाता है, वही कहीं उसका घर हो सकता है। विद्याशंकर ने मार्केट के सैकड़ों चक्कर लगाए, लेकिन कादिर का नामो निशान ना मिला। इसी प्रकार शाम तक ढूंढने के बाद आखिर पता चला कि मस्जिद की टूटी दीवार पर बांस की टट्टी और चटाई से छत बनाकर कादिर वहां रहता था। विद्याशंकर झोपड़ी के पास गए तो अंदर से आवाज आई, हम गुर्खे में हैं, अंदर मत आइए। पता चला कि खूब पैसे मिलने से 4 दिन से लगातार शराब पीता रहा है। विद्याशंकर ने कादिर की पत्नी से कहकर उसकी जेब से पार्सल की रसीद ले ली। स्टेशन जाकर रेल का भाड़ा और डेमरेज देकर ऊनी कपड़े छुड़वा लाए। बाद में पूछने पर पता चला कि कादिर तो धोखेबाज और बदमाश है और वो पहले से ही ऐसा है। अपनी इस गैर जिम्मेदारी से ये घटना होने के कारण 200 रुपए अपनी जेब से
लेकर कादिर से नष्ट हुए धन को भरने का विद्याशंकर ने निश्चय किया, मगर उनके सहकर्मियों ने कहा कि आखिर तो वैसा करना ही है, अभी ऐसा करेंगे तो चरखा संघ के केंद्र कार्यालय वाले क्या समझेंगे। वसूल करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। कादिर पर सिविल और क्रिमिनल दोनों अदालतों में मुकदमा होना चाहिए। विद्याशंकर तो अदालत जाना नहीं चाहते थे। जब मित्रों ने फुसलाया कि केंद्र कार्यालय को वस्तु स्थिति बताने के लिए ये सब आवश्यक है, तब मित्रों के दबाव में आकर उन्होंने मुकदमे पर कार्रवाई करने के लिए एडवोकेट श्रीनिवास जी को सौंप दिया। तो ये श्रीनिवास वकील जो हैं वो श्रीनिवास खादी लायर के नाम से प्रसिद्ध थे और वे खुद कोर्ट स्टैम्प अपने खर्च से खरीदते और विद्याशंकर को अपनी ही गाड़ी में बिठाकर कोर्ट ले जाते और सुनवाई होने के बाद वापस भी ले आते। गांधी जी के आंदोलन के आरंभिक दिन से खादी, असहकार, कर निराकरण, सेवा दल, राजद्रोह, ध्वज सत्याग्रह आदि के आरोपित देशभक्तों की ओर से वो कोई भी कोर्ट कार्रवाई को बिना पैसे के अपने पैसे से खर्च करके वकालत करते थे। विद्याशंकर और श्रीनिवास जी को भरोसा था कि पैसे वापस मिल जाएंगे। उसका एक ही रास्ता था, वो भरोसा कादिर के बैल और गाड़ी पर था। कादिर की बैलगाड़ी जो भी देखता कहता बैल और गाड़ी को नीलाम कराने से 200 रुपए और कोर्ट खर्च भी मिल जाएगा। उस गाड़ी और बैल की इंजेक्शन जब्ती करवाने के लिए अदालत में एडवोकेट श्रीनिवास ने प्रतिवाद किया और उसकी अनुमति भी मिल गई। इंजेक्शन वारंट लेकर कोर्ट के अमीन और मुवक्किल विद्याशंकर दोनों कादिर के बांस के टके की झोपड़ी के पास गए। घर में कादिर न था, बैल और गाड़ी दोनों न थे। बैल और गाड़ी ठहराने के लिए वहां जगह भी नहीं थी। पता नहीं चला कि वो क्या करें। फिर कोर्ट की ओर चले। मार्केट के सामने एवेन्यू रोड के चौराहे पर आए। दूर से कहीं कादिर की बैलगाड़ी तेज चलती हुई उनकी ओर आती दिखाई पड़ी। विद्याशंकर और अमीन दोनों गाड़ी के नजदीक आने तक एक दुकान के पास खड़े थे। दुकान के सामने गाड़ी के आते ही दोनों ने उसको घेर लिया। बलवान हाथी के समान बैल उतराई में टार रास्ते में तेज जा रहे थे। उसको रोकना चालाक गाड़ीवान कादिर से भी संभव न हुआ। 10 हाथ आगे खड़े होने पर अमीन ने कादिर से कहा कि तुम्हारे बैल और गाड़ी जब्त हो गए हैं, चलो कोर्ट चलो, गाड़ी को हाँको। कादिर ने गुस्से में एक बार अमीन को और फिर विद्याशंकर को देखा। अमीन ने रॉक से धमकाया, देखो मेरे सामने तुम्हारा रॉक न चलेगा, चलो कोर्ट। विद्याशंकर ने अमीन की मदद करने के उद्देश्य से बैल की नकेल को पकड़ा। कादिर गाड़ी से उतरा और चल दिया। एवेन्यू रोड में एक गाड़ी अकारण आधा घंटा खड़ी रहेगी तो लोग चुप रहेंगे क्या? मोटर, कार, तांगा, गाड़ी, लॉरी, साइकिल, पैदल चलने वाले सब गाड़ी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। जहां गाड़ी खड़ी थी वहां के दुकानदार तो विद्याशंकर को बार बार धमका रहे थे। एक टांगे वाले ने कहा, गाड़ी को आगे बढ़ाओ, तुम्हें क्या हुआ है? बेचारे विद्याशंकर युद्ध भूमि में खड़े निशस्त्र सैनिक हो गए थे। विद्याशंकर ने अमीन से कहा कि कादिर तो चला गया, अब हम इसे यहीं छोड़कर चले जाते हैं। जो भी हो, वो उस जगह से बचकर जाना चाहते थे। अमीन ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं जब्त ना करता तो आपके कहे अनुसार हम जा सकते थे। अब जब्त होने के बाद ये सरकार का मामला हो गया है। यदि कोर्ट के सामने पेश ना करेंगे तो हम दोनों को सजा मिल सकती है। अब बैल की रस्सी पकड़कर गाड़ी हाँकिए, मैं भी आपके पीछे पीछे बैठकर मदद करूंगा। कोर्ट जाएंगे खाते वहां तो आ ही जाएगा। विद्याशंकर गाड़ी में बैठ गया। देखिए जरा कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है। जी, गाड़ी का जुआ बैल के कंधे पर ऊपर से नीचे तराजू के दंड की तरह झूलता था। गाड़ी के 2 चक्कों पर खड़ी रहने पर भी विद्याशंकर को लगता था कि वो एक ही चक्के पर खड़ी है और जरा भी हिली तो जमीन पर उलट जाएगी। जैसे भी हो, समतोलन में यानी बैलेंस में गाड़ी पर वो दोनों बैठे थे। बैल की नकेल में बांधकर एक ही रस्सी को गाड़ीवान बैल को जैसा चाहे घुमाने के लिए उपयोग करता था। लेकिन विद्याशंकर ने एक रस्सी को पकड़ा तो उसे लगा कि इस घोड़े की लगाम के समान इसमें दोनों तरफ रस्सी होनी चाहिए। उसके पीछे बैठा अमीन जरा भी हिलता तो गाड़ी संतुलन खोकर इस तरह हिलती थी, कहीं उलट पड़े। विद्याशंकर को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का था कि वो बलवान बैल इन लोगों की गाड़ी पर बैठने के बाद एक कदम भी आगे न रखता था। विद्याशंकर द्वारा कोड़े के मारने पर भी बैल उपेक्षा भाव से खड़ा रहा। आखिर एक बार एकाएक नागलोट में गाड़ी तेज चलने लगी। यहाँ मैं अनुवाद के बारे में बात करूंगी। नागलोट जो शब्द है मेरे ख्याल से ये सर्पीली गलियों के लिए इस्तेमाल हुआ है, नाग के समान लौटने वाली सड़कें। तो एक नया जुमला मतलब शब्द हमें मिला जो हिंदी में नहीं था ट्रांसलेशन के वक्त, क्योंकि जो अनुवाद है प्रभाशंकर प्रेमी ने किया है, वो भी कन्नड़ भाषी हैं। और गाड़ी से किसी को खतरा ना हो इसलिए विद्याशंकर रास्ते के सामने वालों को चेतावनी में जोर से आवाज लगाते
तभी बैल ने सर्कल के विद्युत खंभे के चढ़ाव में चढ़कर एक साइकिल सवार को गिराकर एक टांगा गाड़ी को पहिए को टकराकर सीमेंट के कूड़ेदान को गिराकर विद्याशंकर और अमीन को भी रास्ते के बीच दबा दिया। वे दोनों गाड़ी से ना गिरे, मगर गाड़ी के दोनों चक्के निकल आए और मोरी में गाड़ी उल्टी पड़ी। नहीं तो विद्याशंकर और अमीन को कितनी दूर तक बेरोक गाड़ी में सवारी करनी पड़ती पता नहीं। कादिर गाड़ी को छोड़कर जाते समय चक्के की कील निकालकर चला गया था। अमीन साथ में होते तो विद्याशंकर गाड़ी को वहीं छोड़ जाते। लेकिन परंतु विराट पर्व में गोग्रहण क्षेत्र में उत्तर कुमार को भाग जाने से पहले बृहन्नला के रूप में अर्जुन ने रोका था। उसी तरह अमीन विद्याशंकर को कोर्ट जाकर बैल और गाड़ी को अपने सुपुर्द लिए बिना ना छोड़ने वाला था। अमीन दूसरे एक के गाड़ी को किराए पर लेकर उस पर कादिर की गाड़ी और उसके पहियों को रखवाकर पीछे से रस्सी से बैल को पकड़ने के लिए विद्याशंकर से कह रहा था। लेकिन जिस एवेन्यू रोड में गाड़ी नागालोड में चली थी, उसी रोड में अब गाड़ी को दूसरी गाड़ी में ले जाना विद्याशंकर नहीं चाहते थे। वे जिन उन लोगों को नहीं देखना चाहते थे, वही लोग उनके सामने आने लगे। वे 2 बजे कोर्ट पहुंचे। टूटी गाड़ी को उठाने का खर्च, गाड़ी का किराया, अमीन के खाने का खर्च आदि के लिए उसी दिन विद्याशंकर के 15 रुपए खर्च हो गए। कोर्ट के सामने बैल और टूटी गाड़ी को विद्याशंकर और अमीन ने जब पेश किया तब 3 बज गए थे। न्यायाधीश के सामने एक मुल्तानी सेठ हाजिर हुआ। उसका नाम था टीकम दास। उसने कोर्ट में प्रतिज्ञा पत्र दिया। बैल और गाड़ी मेरी है, कादिर मेरा नौकर है, इसे उन्होंने गैर कानूनी ढंग से पकड़ा है। बैल और गाड़ी मुझे वापस दिलाइए। आज 10 रुपए की हानि हुई है, उस हानि के 10 रुपए दिलवाइए। गाड़ी टूट गई है, उससे 100 रुपए की हानि हुई, उसे भी दिलवाइए। वह वकील को भी साथ लाया था। न्यायाधीश ने वाद और प्रतिवाद सुनने के बाद कादिर की बात को भी सुनकर आदेश दिया कि मुकदमे का फैसला होने तक गाड़ी और बैल विद्याशंकर के पास ही रहे। कोर्ट ऑर्डर होने पर उन्हें सुस्थिति में हाजिर करना है। अमीन को बड़ी खुशी हुई। अमीन विद्याशंकर के खर्च से एक और बार कॉफी पीकर कृतकृत्य भाव से घर लौट आया। तब तक 5 बज चुके थे। कोर्ट बर्खास्त हुआ। ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है। लगभग 10 मिनट में कोर्ट बर्खास्त हुआ। लगभग 10 मिनट में मधुमक्खी छत्ते के समान कोर्ट का आंगन मौन हो गया। मोटर में जाने वाले, साइकिल में जाने वाले और पैदल चलने वाले सभी अपने अपने घर चले गए। कोर्ट के बरामदे में विद्याशंकर अकेले रह गए। टूटी गाड़ी पेड़ के नीचे पड़ी थी। उसके टूटे चक्कों को पेड़ से सटा कर रखा था। उसी पेड़ से बैल को रस्सी से बांध दिया था। उस दिन जो कुछ हुआ वो सब याद किया तो विद्याशंकर को लगा कि वे बैल और गाड़ी युद्ध क्षेत्र के एकमात्र अवशेष थे। अब बैल और गाड़ी का क्या करें, कहाँ ले जाएं, सोच में पड़ गए। घर में उनके रहने के लिए जगह काफी नहीं थी। ये सब सोचते रहे। कोर्ट के समाप्त होने पर उसके बरामदे को घर के रूप में बदल कर रहने के लिए भिखमंगों की टोली आई। पहले से ही निश्चित जगह कब्जा किया। अपने घड़े, चारपाई, भिक्षा पात्र आदि को व्यवस्थित रूप से रखने लगे। यानी कोर्ट में शाम को भिखमंगों ने अपना धावा बोला और 5 बजे के बाद वहां उनका स्वराज हो गया। विद्याशंकर ही आगंतुक थे। सचमुच विद्याशंकर ने भिक्षुक की जगह का अतिक्रमण किया था। चारों ओर विद्याशंकर ने देखा तो पता चला उस भिक्षुक को मालूम था कि उन्हें क्या करना चाहिए। सिर्फ विद्याशंकर ही कर्तव्य मूढ़ थे। विद्याशंकर ने सुबह से न खाया था, अतः परेशान थे। उनकी दृष्टि उनके माल यानी बैल की ओर गई। एकाएक बैल की आंखों में एक नई दृष्टि, मनुष्य दृष्टि दिखाई दी, जैसे बैल भी इनकी तड़प को देखकर बेचारा कह रहा हो। उसकी आत्मीय दृष्टि को देखकर विद्याशंकर को दया आ गई। बेचारा बैल, ये भी सुबह से भूखा है। शाम को सभी अपनी समस्याएं सोचना छोड़कर निर्लिप्त होकर अपने घर लौटते हैं। पशु पक्षी भी विश्रांति देते हैं। भिखमंगे भी अपनी अपनी जगह चैन से बैठ गए। बैल का वे क्या करें, आंखों को भयंकर लगने वाली उस टूटी गाड़ी का क्या करें। बेंगलोर में विद्याशंकर महीना 40 रुपए वेतन लेकर 2 कमरों वाले घर में रहते थे। जगह घर वालों के लिए ही काफी नहीं, बैल घर ले जाएंगे तो घर वालों को रास्ते में रहना पड़ेगा। विद्याशंकर ने और एक गाड़ी किराए पे ली। कुलियों से टूटी गाड़ी को उसमें चढ़ाकर खुद बैल को रस्सी से पकड़कर गाड़ी पर बैठकर अपने घर की ओर उसी एवेन्यू रोड से गुजरे। गुजरते समय पहले के दुकानदार उन्हें ना देखें इसलिए मुंह छुपा कर बैठे थे। अपने घर के सामने गाड़ी से टूटी गाड़ी उतारकर किराया दिया तो फिर से 8 रुपए खर्च हुए। दरवाजे के सामने टूटी गाड़ी पड़ी थी। विद्याशंकर दुकान से 1.5 रुपए की घास खरीद लाए और बैल के सामने डाले। 2 कमरे में से एक में बैल को बांध दिया और घर वालों ने रसोई घर में सारी रात बिताई। रात भर विद्याशंकर को नींद न आई।
कोर्ट, बैल, अमीन, कादिर, टूटी गाड़ी, भिकमंगे, टीकमदास, बैल के लिए जगह, रोज बैल के लिए खास का खर्च, इस विकृत मायालोक में विद्याशंकर बीमार व्यक्ति के समान रात भर बेचैन रहे। सुबह उठकर बैल को बाहर बांधने के समय घर वाले रसोई घर से बाहर ही ना आ सकते थे, इसलिए वहीं पड़े रहे। दरवाजे पर पड़ी टूटी गाड़ी को पार करके ही घर वालों को अंदर आना था। कोई दूसरा चारा ना होने पर विद्याशंकर बैल को पकड़कर वकील श्रीनिवास के ऑफिस चिपकेट गए। वकील का ऑफिस था ऊपरी मंजिल में। यदि बैल भी आसानी से चढ़ सकता तो उसे भी ले जाता, परंतु अब नीचे बैल को बांध के ऊपर गए। बैल मंजिल की सीढ़ी पर आड़े लेट गया। ऊपरी मंजिल जाने आने वालों को मौका न दिया। नंदकेश्वर के समान पहाड़ के आकार में सीढ़ियों के चढ़ने की जगह वो लेट गया था। बैल उस जगह से टस से मस ना हुआ। किसी भी शिकारी कुत्ते को वकील पार कर रखते तो भी इतनी सुरक्षा उसे न मिलती। विद्याशंकर को इससे परेशानी हुई, लेकिन वकील साहब सहज ही विनोद प्रिय थे। उन्हें यह परिस्थिति बहुत मजेदार और रसपूर्ण लगती थी। ईश्वर के फाटक की रखवाली करने वाले वृषभ के समान लेटा वह श्वेत वृषभ बैल ने 1-2 लोगों को टोका, परंतु कई परेशान करने वाले बेरोजगारों को रोकने से वकील को बुरा न लगा। सबसे मजेदार बात ये कि रोज 10 रुपए कमाकर अपना पेट भरकर कादिर और टीकमदास का भी पेट भरता था वो बैल। अब विद्याशंकर के यहाँ विद्याशंकर का दिन का पूरा वेतन उसकी घास के लिए खर्च हुआ और 1 पैसे का लाभ ना हुआ। बैल विद्याशंकर के अधीन ना हुआ, उल्टे विद्याशंकर बैल के अधीन हो गए। इसे याद करके वकील हंसी न रोक सके। रोज 1 रुपया 5 आना 4 पैसे कमाते थे विद्याशंकर, परंतु बैल के लिए रोज 1.5 रुपए खर्च करते। उन्होंने मन ही मन सोचा, लोग घास तो नहीं खाते, नहीं तो बैल को घास भी खाने को ना मिलता। इस प्रकार लगभग 15 दिन, आखिरी पेज है, लगभग 15 दिन बैल घास खाते वकील के दरवाजे की रखवाली करता रहा। वकील ने सूचित किया था कि यदि कोर्ट वाले देखें और बैल अगर अच्छी स्थिति में ना हो तो दंड देना पड़ेगा। विद्याशंकर रोज 1.5 रुपए की घास खिलाते थे, तभी बैल दिन ब दिन दुर्बल होता गया। आखिर जब बैल को चारा न दे सके, एक रात चोर के समान बैल को वकील के दरवाजे से ले जाकर कादिर की झोपड़ी में बांध कर आए। सामान्यतः बैल के लिए 1 कदम रखना मुश्किल होता, मगर कादिर के घर की ओर मुड़ते ही आराम से अपने प्रिय जगह तेजी से पहुंच गया। बैल को कादिर के दरवाजे पर बांधते समय कादिर जाग गए और ये चोरी मालूम न हो जाए, ये डर विद्याशंकर को था। अगले दिन सुबह पहले दूसरी गाड़ी को किराए में लेकर उसमें अपने दरवाजे पर पड़ी टूटी गाड़ी को लादकर कादिर के घर का पता देकर किराया भी देकर भेज दिया। बहुत दिनों से कोई मन की शांति उन्हें मिली। अंतिम पैराग्राफ। उस दिन दोपहर एवेन्यू रोड में जाते समय विद्याशंकर ने देखा तो कादिर गाड़ी को ठीक करा के उस पर 10-12 बड़े-बड़े बोरे लाद कर ले जा रहा था। तब भी उन्हें लगा कि इसको रखकर मैं क्या करता, मैंने ठीक ही किया। अमानत में रखी चीज जैसे व्यर्थ ही थी। इससे वो कैसे बच गए, ये बात वकील श्रीनिवास ही जानते हैं। कुछ दिन बाद अखिल भारतीय चरखा संघ कार्यालय से एक पत्र आया कि तुम्हारे द्वारा कादिर को देकर खोए 200 रुपए को नष्ट निकासी खाते में हमने परिवर्तित कर दिया है। अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। महात्मा जी का एक वाक्य है, अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार नहीं करना चाहिए। ये बात अखिल भारतीय चरखा संघ के कर्मचारियों को मालूम होनी चाहिए। विद्याशंकर ने सोचा कि मैं चुप रहता तो 100 रुपए व्यर्थ न जाते। कोर्ट में जो गया सो मरा, ये सीख मिली। लेकिन उसमें एक अच्छी बात हुई, वो है श्रीनिवास जैसे अच्छे वकील का स्नेह। अखिल भारतीय चरखा संघ का अभिप्राय क्या ठीक है, इसके बारे में वे और उसके वकील अब भी सही निर्णय पर नहीं आ सके। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.